जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की ये सीरीज चालू करे हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है। आज हम मध्यकालीन भारत के पीवाईक्यू करेंगे। अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल पर जाकर देखिए, बहुत कुछ आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। 2024 में पहला क्वेश्चन पूछा गया। आपको दिख रहा होगा कि 2024 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया क्या, तो हम पहले बता दिए। मेडिवल के जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो इसमें प्योर मध्यकालीन भारत मिलेगा जिसमें आर्ट एंड कल्चर शामिल नहीं है। ठीक है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने के लिए अनुमति दी थी? तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ किले बनाए थे। और सिर्फ पुर्तगालियों ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने, डच ने, डेंस ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली के सभी किले आपको पता होने चाहिए। कहाँ पहला बना, कहाँ किसके द्वारा दी गई भूमि पर बना। तो कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सालुफ, मोहम्मद शाह तृतीय, यूसुफ आदिल शाह, इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जिसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो हमें पता है इसका आंसर होगा ए, कृष्णदेव राय। और इस सीरीज में मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कि फोकस एरिया क्या है। तो कृष्णदेव राय पर आया हुआ ये पहला क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं है। इन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आप इसी सीरीज में अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे। कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अगली बार दे देगा कौन सा किला कहाँ है, तो उसके लिए हमें याद रखना है भटकल कहाँ है, कर्नाटक में है। भटकल का संबंध किससे है? पुर्तगालियों से है। भटकल कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। इतना हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यह शराबी नदी के दक्षिणी तट पर है। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, भटकल कर्नाटक में है और शराबी नदी। आज पहली बार आपको पता चला होगा भारत में एक शराबी नदी भी है। ठीक है, तो ये कर्नाटक है। हो सकता है प्रीलिम्स में जियोग्राफी को लेकर ये क्वेश्चन शराबी नदी पर पूछते। ऐसा कहा जाता है कि भटकल नाम जैन संत भट्ट अकालंका के नाम पर पड़ा। 9वीं शताब्दी में यहाँ निवास करते थे। तो अगली बार ये स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही भटकल चर्चा में रहा। वास्को डी गामा के समय से ही भटकल के सरदार पुर्तगाली शासकों को कर देते थे। यानी वास्को डी गामा के समय से ही भटकल के सरदार थे, वो पुर्तगाली शासकों को टैक्स देते थे। समझ रहे हो आप? पुर्तगालियों को टैक्स कौन देता था? भारत में जो भटकल का सरदार था वह। सम्राट कृष्णदेव राय 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों को यहाँ एक किला बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए: होयसल, गहड़वाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? ऐसे एंसेंट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि गुप्त काल के बाद और हर्षवर्धन के पहले कौन कौन से साम्राज्य इनके बीच में उपस्थित थे। गुप्त के बाद और हर्षवर्धन से पहले कौन से थे जो बीच में उपस्थित थे। यानी क्रोनोलॉजी हमें मिडाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? आप एटलीस्ट ये जानते हो कि 8th शताब्दी में है, 9th शताब्दी में है। एग्जैक्ट हमें याद नहीं रखना कि 8001, 8010, ये नहीं याद रखना है। बस हमें याद रखना है कि 8th सेंचुरी के आसपास की बात चल रही है या 10th सेंचुरी की बात चल रही है। इतना भी आप कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें कौन से थे जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। डी इसका आंसर होगा, किसी ने नहीं। यानी ये सब ऐसे थे जो 8वीं शताब्दी में स्थापित नहीं हुए थे। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
पहला है होयसल। तो होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया। तो होयसल साम्राज्य कब तक था? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। मेरे पास एक पीडीएफ बना रखा है, मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, पूरा क्रोनोलॉजी बेस्ड एंसेंट से उठाएंगे और 1947 तक लाकर रख देंगे, पूरा एक क्रम में और पूरी कहानी बनाकर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। होयसल साम्राज्य की राजधानी आरंभ में बेलूर में अवस्थित थी, जिसे बाद में हलेबुड में स्थानांतरित कर दी गई। क्वेश्चन अगली बार एक तरफ साम्राज्य दे देगा, दूसरी तरफ राजधानी दे देगा। होयसल साम्राज्य के शासनकाल से दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला एवं धर्म का विकास हुआ। इसकी विरासत रूप से होयसल वास्तुकला में निहित थे। बस इतना ध्यान रखो, वास्तुकला में भी इन्होंने बढ़िया काम किया है। अगला आता है गढ़वाल राजवंश। तो ये 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुए मुस्लिम आक्रमण से पहले उत्तर भारत का एक साम्राज्य था। इसकी कलावधि क्या थी? 11वीं शताब्दी के से लेकर 13वीं शताब्दी तक। तो इसकी जो उपस्थित थी वह 11वीं से 13वीं तक थी। अगर हम इतना भी याद कर लेंगे ना कि 11वीं से 13वीं तक, तब भी हमारा काम हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट नहीं याद रखनी। हम परेशान कब होते हैं? जब हम कहते हैं गढ़वाल 1025 से लेकर 1262 तक थे, इसमें दिक्कत हो जाता है। बल्कि आप ऐसे ना याद करो, बल्कि सिंपल याद कर लो कि किस 11 से 13 तक, 8 से 19 तक। हाँ, हर्षवर्धन जैसे, अशोक जैसे कुछ ऐसे राजा हैं जिनकी आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य थे, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति की सभी विशेषताओं जैसे वंशवादी प्रतिद्वंद्विता और गठबंधन, सामंती राज्य संरचना, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता, बाह्य आक्रमण के प्रति सुवेदता आदि शामिल थी। यानी वह सब इसमें दिखता है जो उस समय होता था। सामंती पे हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला आएगा काकतीय वंश और यादव वंश। तो ये 13 से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय इतिहास के दो अलग अलग चरणों में विभाजित है। ठीक है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत चोल और चालुक्य साम्राज्यों के विघटन के रूप में चिन्हित की गई। चोलों के पतन के बाद दक्षिण में पांड्य एवं होयसल का उदय हुआ। इनके बाद इनके उत्तर में काकतीय और यादवों का उदय हुआ। चालुक्य शक्ति के पतन के परिणाम स्वरूप ये राज्य एक शताब्दी से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहे। तो ये काकतीय और यादव का हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन 2। देखो, विजयनगर साम्राज्य पे फिर आगे, अभी मैंने ऊपर बताया कृष्णदेव राय जी के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया? नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण कराया। तो देवराय प्रथम, वीर विजय, मल्लिकार्जुन या विरूपाक्ष, कौन थे वह राजा? तो ये राजा देवराय प्रथम हुआ करते थे। आंसर ए सही होगा। देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया। इस बांध से नहरों के माध्यम से नगर और गांव को पेय और सिंचाई हेतु जलपूर्ति होती थी। तो स्टेटमेंट अगर आएगा तो कह देगा केवल सिंचाई के लिए, केवल पेय के लिए। तो आपको याद रखना है ये दोनों कामों के लिए उपयोग हुआ करता था। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? ये दीव वही है जिसे हम दमन और दीव कहते हैं। देखो, वहां पुर्तगालियों को क्या दिया था? अनुमति दी थी भटकल में बनाने के लिए। यहाँ भी एक शासक था जिसने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। क्या थीम निकल कर आती है? कौन से भारतीय शासक यूरोपीय जो भी कंपनीज है, चाहे पुर्तगाली हो, ब्रिटिश हो, डच हो, उनको क्या क्या चीज़ उन्होंने दी है, अनुमति में क्या क्या दिया, कर लगाया कि नहीं लगाया, उनसे कोई हफ्ता वसूल किया कि नहीं वसूल किया, यानी कि रिलेशन में कोई भी चीज़ अनुमति देना या कुछ ऐसा है लेन देन, तो वो इम्पोर्टेंट है। अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह? तो हमें पता है इसका आंसर बहादुर शाह होगा। ये बहादुर शाह जफर वह वाले नहीं हैं जो दिल्ली में हुआ करते थे 57 में, 1857। वह बात की बात है, ये 16वीं शताब्दी की बात हो रही है।
16वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अत्यधिक दबाव में आ गया। यानी हुमायूं ने इस पे आक्रमण किया तो ये गुजरात का शासक दबाव में आ गया। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया। अब आप पुर्तगालियों के साथ या डच के साथ या ब्रिटिश के साथ कोई अच्छे संबंध बनाओगे तो आपको कुछ तो उन्हें देना ही पड़ेगा, जिनके पास उस समय सक्रिय समुद्री शक्ति थी, जिसके जरिए 15वीं शताब्दी के अंत में वे भारत पहुंचे थे। 1534 में शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बसीन की संधि बहुत बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है, हस्ताक्षर किया। आगे चलकर उसने दीव के साथ साथ साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे वसई और वर्तमान में मुंबई स्थित द्वीपों को भी पुर्तगालियों को सौंप दिया। यानी स्टार्ट कहाँ से किया? दीव से, लेकिन आगे चलकर उसने वसई, मुंबई स्थित कुछ द्वीप, इन सबको पुर्तगालियों को सौंप दिया। फिर बाद को दमन को भी प्राप्त किया। दीव दमन जो होती है ना, ये दमन भी बाद को मिल गया पुर्तगालियों को। दमन और दीव किसने दिया था? गुजरात के एक शासक ने दिया था। अगली बार स्टेटमेंट कुछ बनाएगा तो वो बना देगा मराठों ने दमन और दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। नहीं, गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, जिसने दमन और दीव बसीन की संधि के अंतर्गत पुर्तगालियों को सौंप दिया था 1534 ईस्वी में। आप ये एक लाइन नोट कर सकते हैं। 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किस निर्दिष्ट करता है? तो फड़म क्या है? तो फड़म हम सबको पता है कि सिक्का है, लेकिन एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि फड़म क्या है। ठीक है, तो अब तो पता है सिक्का है, लेकिन एग्जाम में समझ में नहीं आता। मध्यकालीन त्रावणकोर में फड़म और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थी। तो हमें याद क्या रखना है? त्रावणकोर जो था वहाँ फड़म और चक्राम चलता था। व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उस शहर पर घेरा डाल दिया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी अस्थायी रूप से हार गया। हार कौन गया? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3। ऐसा क्वेश्चन आक्रमण वाला भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आक्रमण सिकंदर आया हो, चाहे पर्शियन लोग आए हों, चाहे आपका बाबर आया हो, चाहे मंगोल आए हों, चाहे मोहम्मद गौरी आया हो, चाहे गजनवी आया हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा बी, केवल 2 सही है, पहला गलत है, तीसरा भी गलत है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हार नहीं गया था अस्थायी रूप से, और भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय भी नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं बलबन के समय ही वो थोड़ा सा तैयार होने लगा था। 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई। इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने, कौन सा नाम है? नाम जरूर याद रखते रहिए क्योंकि नाम बहुत पूछे जाते हैं। PPLT, पर्सन, प्लेस, लिटरेचर, टेम्पल, ये 4 बहुत पूछे जाते हैं। शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अतः एक कथन गलत है। यानी 1241 में ही इसने पहली बार आक्रमण किया था। 1299 में मंगोलों ने मंगोल शासक दवा खान के पुत्र कुतुलुक खान या कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर फिर से आक्रमण किया। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। यानी तबाह करने का प्रयास कब था? 1299 में। उनके निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सिरी के बाहर इसे तैनात किया। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर प्रवेश किया। तो कथन 2 सही है। उसने क्या लिखा है कथन 2 में?
दिल्ली तक आ पहुंचा, उस पर घेरा डाल दिया। तो 6 मील उत्तर में यानी घेरा तो डाल दिया था। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया, अपनी जो सेना थे उसे बाहर तैनात कर दिया। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान तर्माशिरिन के नेतृत्व में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्माशिरिन के खिलाफ आक्रमण किया, उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा बनी रही थी। 3 गलत है, यानी हारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन कौन होते थे? अरब व्यापारी होते थे, कलंदर होते थे, फारसी खुशनवीस होते थे, या सैयद होते थे? तो इसका ऑप्शन होगा डी, सैयद होते थे। सैयदों ने उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। सैयदों ने फातिमा जो पैगंबर की पुत्री थी उनके वंशज होने का दावा किया। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की। हालांकि उनकी नीति सामान्यवाद की थी। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया। उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी पहनते थे जिसे कुल्हा लग कहते थे। नुकीली टोपी लगाते थे, इसलिए उन्हें कुल्हा दारन के नाम से जाना जाता है। अगली बार पूछ देगा कुल्हा क्या है, कुल्हा दारन नहीं, सिर्फ कुल्हा। तो नुकीली टोपी को कुल्हा कहते हैं। तो 21 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है। परगना सबसे पहले आता है, फिर सरकार, फिर सूबा, या सरकार पहले आता है फिर परगना फिर सूबा, सूबा सरकार परगना, परगना सूबा सरकार? कौन सा क्रम सही होगा? तो इसमें हमें पता है सबसे पहले आता है परगना। आज भी परगना होते हैं, यूपी में तो होते हैं, बाकी पता नहीं परगना। फिर आता है सरकार और फिर आता है सूबा। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका। ए ऑप्शन सही होगा। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी प्रांत, प्रदेश जिसे बोलते हैं, सूबा का सरकार यानी तहसील या अनुमंडल, परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। तो ये गांव मान सकते हैं, ये तहसील मान सकते हैं, ये प्रांत मान सकते हैं। सबसे छोटी इकाई गांव थी, उससे बड़ी परगना। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। ठीक है, परगना से बड़ी सरकार और सरकार से बड़ी इकाई सूबा। यूपी में आज भी परगना चलता है। आप अपने बाबा या पापा से पूछोगे, पापा अपना परगना क्या लगता है, तो तहसील जैसे होती है वैसे ही परगना होता है। तो आपका गांव जो है कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे आपका गांव है, उसकी तहसील कोई और होगी, उसका थाना कोई और होगा, पुलिस चौकी कोई और होगी, परगना कोई और होगा। तो ये इतने ज़्यादा एड्रेस में हो जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, कोई शहर में रह रहा है तो उनका थाना, कचहरी, तहसील सब एक ही होता है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा या गलत, ये भी आप देख लिया करिए। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा, रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या केवल 3? तो हम देख लेते हैं, केवल 2 इसमें सही है, बाकी दोनों गलत है। विजयनगर वाला, यानी ये क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर के लिए ही बनाया गया, बाकी 2 तो फालतू में डाल दिए गए। ठीक है, और ऊपर भी हम देखें विजयनगर साम्राज्य का भी क्वेश्चन था। उससे पहले विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे कृष्णदेव राय, उन पर क्वेश्चन था। और आगे फिर अभी विजयनगर साम्राज्य पे मिलेगा क्वेश्चन। और अभी एक देवराय पर भी क्वेश्चन था, वो विजयनगर साम्राज्य वाला। तो विजयनगर साम्राज्य आप घोल के पी जाइए, बिल्कुल 4-5 पेज का होगा आपका नोट, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा उसको समराइज करके एक पेज में कर लीजिए अभी से। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। पश्चात मैसूर पर वाड्यार वंश का शासन हुआ, जिसको लास्ट में अंग्रेजों ने हरा दिया। वाड्यार वंश से हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिताजी, उन्होंने उस पर कब्जा किया। फिर टीपू सुल्तान मारा गया और वहां ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल प्रशासन के संकट काल में अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड नाम से एक नए राज्य का गठन किया। आज बरेली वाला जो एरिया है वो पूरा रुहेलखंड के नाम से जाना जाता है। आज भी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में बनी हुई है। उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों, दक्षिण में गंगा तक विस्तृत था। आरंभ में इसकी राजधानी बरेली के आंवला में स्थित थी, जो बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दी गई। बरेली, आंवला, रामपुर ये सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट है। मुरादाबाद। रोहेलों का संघर्ष दिल्ली, अवध, जाट राज्य से लगातार चलता रहा था। 3 गलत है। ठीक है, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज पर्सन फिर आ गए के अनुसार, फिर देखो विजयनगर साम्राज्य पे क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 2021 का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी एक स्टेटमेंट विजयनगर साम्राज्य पे था, यहाँ भी विजयनगर साम्राज्य पे है, और 2021 का ये भी क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ भी एक स्टेटमेंट विजयनगर साम्राज्य पे दिया गया है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, लेखाकार, ज्योतिष, तो अधिकतर सभी में निपुण होगी, क्योंकि 1535 से 37 के मध्य पुर्तगाली यात्री नूनूज ने विजयनगर की यात्रा की। अगली बार क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई क्वेश्चन बनेगा उसमें स्टेटमेंट आ जाएगा कि नूनीज ने भारत में विजयनगर साम्राज्य की भी यात्रा की थी। उसने वहां सामाजिक आर्थिक दशा का विस्तृत वर्णन किया। इस समय अच्युत देव राय, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो अच्युत देव राय जी पर ही था, लेकिन देवराय प्रथम भी हुए हैं, तो थोड़ा सा आप पूरा वंशावली जान लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। नूनीज के अनुसार विजयनगर में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। कुछ स्त्रियां मल्लयोद्धा, ज्योतिषी सब थीं। सुरक्षाकर्मी, लिपिक, संगीतकार, युद्ध में भी भाग लेती थी। ये 2 स्टेटमेंट अभी आने की संभावना रहेगी, जो मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर आ पहुंचा। कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन इसका होगा सही ए। केवल एक सही है, बाकी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये पता होगा कि वास्को डी गामा कब आया था, और आपको ये पता होगा विजयनगर साम्राज्य कितने से कितने तक हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 2 गलत क्यों है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था। अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे, अगर आपको दिखाएं ये वाला स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया। कहीं ना कहीं ये भी मोहम्मद बिन तुगलक पे ही क्वेश्चन है। तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। मंगोलों के महान नेता चंगेज खान ने पर्सिया पर आक्रमण कर उसके शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म का साम्राज्य नष्ट कर दिया। यहाँ भी मंगोलों का क्वेश्चन आया है। अभी ऊपर हम देख कर आए थे, जो अभी मैंने दिखाया मोहम्मद बिन तुगलक वाला क्वेश्चन, वह भी मंगोलों के आक्रमण के बारे में पूछा गया। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म का साम्राज्य नष्ट कर दिया, उसे जान बचाकर कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। ख्वारिज्म शाह का बड़ा बेटा युवराज जलालुद्दीन माकबरनी भारत की ओर सिंधु नदी तट तक भागकर आया, जहां तक मंगोलों ने उसका पीछा किया। इसने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता की अपील की, लेकिन चंगेज खान के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश ने इसकी मदद करना स्वीकार नहीं किया। तो आप देखिए यहाँ भी मंगोल आक्रमण, मंगोलों से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ऊपर
लगातार 2 साल मंगोलों से रिलेटेड क्वेश्चन आया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 था, जबकि तैमूर ने भारत पर 1398 से 99 के दौरान आक्रमण किया। तो वो इसके साथ में कैसे समकालीन होगा, कैसे इसके समय में आक्रमण करेगा। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय का शासनकाल 1424-1446 था। वास्को डी गामा 1498 आए थे। तो ये कैसे एक साथ हो सकते हैं? यानी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डेट याद रखनी ही पड़ेगी, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ लगभग में याद करना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों क्वेश्चन आपको इनकी वजह से ही होगा। यहाँ लगभग 1325 के समय मोहम्मद बिन तुगलक था, तैमूर ने 1398-99 के समय में आक्रमण किया था। इतना भी अगर आप याद रखोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। सही कालानुक्रम बताइए। अब यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि कौन किस काल में किस समय में उदय हुआ, स्थापना हुई, तभी आप बता पाएंगे। तो उसका आंसर होगा सी 2413। देख लेते हैं। मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन प्रथम, परांतक प्रथम क्रमशः प्रतिहार, पल्लव, चोल राजवंश से संबंधित है। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 में की थी। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब की? 750 में। महेंद्र वर्मन 600 से 630 लगभग, 600 लिख लेते हैं। परांतक 907, 900 लिख लेते हैं लगभग। मिहिर भोज लगभग 836 लिख लेते हैं। तो आप देखिए इसमें 600 सबसे पहले, यानी 2 सबसे पहले है, 600 के बाद 750 लिख दें तो 4, फिर 836 और फिर, तो लगभग में भी अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। 2019 की तरफ चलते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जागीरदारों के पास न्यायिक पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। तो जो जागीरदार थे उनके पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का भी अधिकार था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व करने की बाध्यता नहीं थी। यानी जागीरदार को थोड़ा ज़्यादा काम करना होता था, जमींदार के पास सिर्फ राजस्व से लेना देना था, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं था। जागीरदार को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जबकि जमींदार राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। इनमें से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है या एक सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कोई सही नहीं है, ना तो एक और ना तो दो, दोनों गलत है। क्यों गलत है इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके पास इस पर टॉपिक पे क्वेश्चन, इस टॉपिक पे आपके पास कंटेंट नहीं है तो जितना ये लिखा है सब छाप लीजिए और जागीरदार जमींदार बढ़िया से समझ लीजिए। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में शासन का अधिपति बादशाह कहलाता था, यानी हाईएस्ट अथॉरिटी जो था, राजा था, वो बादशाह कहलाता था। बादशाह प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायदाता व इस्लाम का संरक्षक होता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। तो काजी क्या होते थे? मुख्य न्यायाधीश। काजी उल कुज्जात फौजदारी मुकदमों का फैसला इस्लामी कानूनों के अनुसार करता था। गौरतलब है कि सद्र व काजी को मनसबदारी से नहीं जोड़ा गया था। ये सब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पुराने लोग हैं वह जानते हैं, जो नए लोग हैं वह हाईलाइट वाली चीज़ों पर फोकस करिए, या मैं जो सर्किल करता हूँ उस पर फोकस करिए। कई बार मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ चीज़ें, तो उस पर आप फोकस करिए। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, कह दिया जाएगा मनसबदार को नगद वेतन नहीं मिलता था, तो गलत हो जाएगा।
जब मनसबदारों को जागीर दी जाती थी तो उन्हें जागीरदार कहते थे। अतः कहा जा सकता है सभी जागीरदार मनसबदार थे, किंतु सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। मतलब जिनको जागीर दी गई वह जागीरदार हैं, लेकिन जिनको नगद और जागीर दोनों दी गई वह मनसबदार भी हैं। क्या समझ में आया? इनको नगद दिया जाए या जागीर दी जाए, ये मनसबदार कहलाएंगे ही कहलाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें जागीर दी गई होगी, वो जागीरदार भी कहलाएंगे। तो मनसबदार तो सभी होंगे, लेकिन जागीरदार सिर्फ वो होंगे जिनके पास जागीरें हैं। जागीरदारों को पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन के अधिकार प्राप्त होते थे, जो उनके सेवा काल तक ही रहते थे। जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे। उनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। किसके? ध्यान से देखना, जमींदार के वंशानुगत होते थे। तो यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा था जमींदारों के वंशानुगत नहीं होते थे, जबकि जागीरदारों के वंशानुगत होते थे। यहाँ क्या लिखा है? सेवा काल तक ही सीमित रहते थे। तो जमींदार का वंशानुगत था और जागीरदार का केवल सेवा काल तक ही था। उसके बाद ऐसा नहीं कि उनके लड़के उनके लड़के उनके लड़के लड़कियां, कुछ नहीं। हालांकि इनकी मुख्य दायित्व तो राजस्व का ही होता था, किंतु इसके अतिरिक्त वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। कि खाली बैठे हो तो चलो यार थोड़ा सा ये भी काम कर दो, ठीक है कर देंगे साहब, लेकिन एक्स्ट्रा रुपया लेंगे। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे। वाह, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट आ जाए तो हम तो कहेंगे जमींदारों के पास किले थोड़ी होंगे। अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। घुड़सवार, तोप खाने, पैदल सिपाही सब होते थे। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है जो हमने हाईलाइट किया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। क्या यह देसी थी या विदेशी? मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, एक और दो, केवल तीन, एक दो तीन। तो इक्ता प्रणाली जो है वह देसी प्रणाली नहीं है, तो बाहर से आई, बाहर से लाया कौन था? अब आप ये बताइए। दूसरा गलत है, ये कट गया। एक तो सही है, दिल्ली सल्तनत में जो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी थे उन्हें आमिल कहते थे। पहला सही है तो ये भी गया, दूसरा गलत है ये भी गया, तो केवल एक सही हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं, आई एम करेक्ट, यस। व्याख्या पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। अर्थात कथन एक सही है। इक्ता प्राचीन देशी परंपरा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित संस्था थी। भारत में सर्वप्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी ने बांटी, और मोहम्मद गौरी बाहर का था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का एक देदार बनाया। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, अगर आपके नोट्स में नहीं है तो आप नोट करते रहिए। किंतु इक्ता को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। तो कैरेक्टर है, सबसे बढ़िया किसने चलाया? तो इल्तुतमिश। गौरतलब है इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। किसी भी अवस्था में इक्तेदार भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, तो केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। बड़े इक्तेदारों को मुख्ता, वली या मलिक भी कहा जाता था। मलिक आज भी होते हैं, मलिक। ये तीनों शब्द आपके इम्पोर्टेंट हैं। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तान के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया। मीर बख्शी किससे संबंधित है? मुगल काल से। सल्तनत काल में दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैन्य विभाग क्या था? दीवाने आरिज, दीवाने बंदगान, और ये कौन सा जो विभाग है किसने बनाया था ये भी अभी आगे आएगा, तब हम पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्मार्क अकबर के समकालीन थे।
मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियोज में, समकालीन बहुत इम्पोर्टेंट है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन सही है, यानी ना तो एक सही है ना तो दो सही है। व्याख्या पढ़ते हैं क्योंकि समकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के संत हैं, और अकबर तो बहुत का बाद हुआ है। अकबर का शासनकाल आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। निम्बार्काचार्य का मत द्वैतवाद था। जैसे आप जानते हैं शंकराचार्य जी का मत द्वैतवाद था, रामानुजन का विशिष्टाद्वैतवाद था, ऐसे निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद था। तो आप बताइए मध्वाचार्य का कौन सा मत था? वहीं संत कबीर जो लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। चलिए आगे चलते हैं। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अंडरलाइन और सर्किल कर लिया कीजिए। सही नहीं है पूछा है। सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। क्या तानसेन उपाधि अकबर ने दी थी? इतना आसान तो नहीं पूछना चाहिए। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। ध्रुपद क्या होते हैं ये आपने पढ़े होंगे, हिस्ट्री जब जहाँ से भी पढ़ी होगी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो ए ही सही नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था इसीलिए कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। मैंने बोला भी इतना आसान थोड़ी पूछा जाएगा। तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी गई थी, बल्कि तानसेन जहाँ पहले रहते थे। पढ़ ही लेते हैं। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मुगल दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। हिंदी देवताओं गणेश शिव पार्वती से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। इनके साथ साथ रागों मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, दरबारी कानड़ा की मौलिक रचना की। तो अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, कि इनकी मौलिक रचना किसने की थी? नीचे 4-5 नाम होंगे, उनमें से तानसेन को टिक करना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की भी रचना की। तानसेन के बचपन के नाम रामतनु पांडे था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, आपको याद कैसे रखना है? पत्रकार पोपटलाल पांडे, याद आया कुछ? राजा मानसिंह, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर या उनके पुत्र राजा विक्रमजीत, इन दोनों के ही साक्ष्य संदर्भ में मिलते हैं कि उन्हें तानसेन की उपाधि प्रदान की गई थी। तो अकबर से पहले ये जहाँ रहते थे वहाँ के राजा ने इन्हें उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मकबरा कहाँ बना है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि रीवा नरेश रामचंद्र सिंह ने तानसेन की उपाधि दी थी। तो कुछ भी हो, हमें क्या ध्यान रखना है? अकबर ने नहीं दी थी भाई, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा है। उन्होंने पूछे नहीं किसने दी थी, वो जानते हैं ये थोड़ा सा इधर उधर का है। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ तानसेन आइए, तो लोगों ने लिख दिया मियाँ की उपाधि अकबर ने दी। याद रहे इसलिए बोल दिया। इनमें से किस मुगल सम्राट के सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्ति रूप से अधिक जोर दिया? सिंपल सी बात है, चित्रों का कौन सा गुरु था? ऐसा कौन था जो चित्रों में ज़्यादा फोकस करता था? स्थापत्य और ये सब बिल्डिंग तो बन जाएंगी, चित्र महत्वपूर्ण है साहब। तो जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्थापत्य से ज़्यादा चित्रों पर मजा आता था। मुगल कालीन चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों के स्थान पर व्यक्तिगत रूप चित्रों, चित्राधार शैली पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त
अलंकृत हाशिए का विकास, प्रकृति का अधिक सजीव बारीक चित्रण, जहांगीर चाकालीन। यानी आपको चित्रकला पे मुगल साम्राज्य में कुछ भी आए, सबसे ज़्यादा बेहतर जहांगीर ही था। आपका टिक जहांगीर की तरफ जाना चाहिए अगर नहीं पता है तो। 2018 में एक क्वेश्चन आया है, आर्ट एंड कल्चर अलग है, वो मैंने पहले ही करा दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? भाई बताओ, मिडियावल में ये भी पढ़ना पड़ता है। तो जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर था, जिसने एक फ्रांसीसी खोजकर्ता एवं व्यापारी था। क्यों आया था ये? भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला वह प्रथम यूरोपी था। 1666 में की गई 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज खरीद के लिए जाना जाता था, जिसे इसने 1668 ईस्वी में फ्रांस के लुई 14वें को बेच दिया था। अच्छा, 116 कैरेट ब्लू डायमंड। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ अकबर और तुगलक और खिलजी ही नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी सीरीज पैरेलल में चल रही है, ज्योग्राफी हिस्ट्री, कई उसमें चैप्टर हो गए, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चैनल विजिट करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? पोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, उसमें मैंने पोर्ट का एक वीडियो भेजा है आज ही, आप उसको देख सकते हैं। काकीनाडा, मोटुपल्ली, नेल्लूरू, मछलीपट्टनम। काकतीय राज्य के कौन से पोर्ट थे? ये सारे पोर्ट हैं, लेकिन काकतीय राजवंश के कौन से थे? तो बी वाला जो है मोटुपल्ली। काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक हैदराबाद के पूर्वी तथा तेलंगाना में था। काकतीय शासक मूलतः कल्याणी के चालुक्यों के सामंत थे। सामंत हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव, कौन शासक किस वंश का है? ये भी महत्वपूर्ण है। अपनी राजधानी कहाँ था? अमनकोंडा से वारंगल स्थापित की। यानी ये दोनों थी, पहले अमनकोंडा थी फिर वारंगल हो गई। इस क्षेत्र की समृद्धि में काफी वृद्धि हुई। साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह मोटुपल्ली, प्रकाशम जिला, याद नहीं रखना है, मोटुपल्ली याद रखना है। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट चलते हैं 2016 पर। फिर विजयनगर आ गया, फिर कृष्णदेव राय आ गए। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कृष्णदेव राय कई बार आएंगे, और विजयनगर तो 5वीं बार आ गया है हमें लगता है। अभी 10 साल भी नहीं हुए, मतलब 24, 23, 22, 21, 4 उधर 3, 4 इधर, 8 साल में 5 बार विजयनगर साम्राज्य पे क्वेश्चन आ गया। आप सोचिए, आप पूरा मुगल पढ़ते रहते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते रहते हैं, 4 पेज का विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ते ढंग से, तो कहाँ फोकस एरिया है वहाँ ये PYQ मदद करेंगे। इसीलिए अभी से शुरू कर दिया कि आप अभी से इतनी बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो 2x पे देखिए, बार बार देखिए, जब मन हो कुछ पढ़ने का मन ना हो इसी लेकर बैठ जाइए, ठीक है। इसीलिए मैं इतने विस्तार से करा रहा हूँ। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। कौन सा सही है? अब देखिएगा, मैं हमेशा सही गलत को अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया, मुझे पता है वहाँ प्रेशर, तो भाई पहले ही कर लो, आदत डाल लो कि मुझे तो सही पे करना ही है सर, गलती ना हो, क्योंकि एक एक नंबर पे पूरा जीवन इधर उधर हो जाता है। तो इसका सी वाला सही है, यानी दोनों सही हैं। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर दिया करते थे, तब भी उद्योग पे कर लगता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के इस समय लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता उसकी सही स्थिति के अनुसार किया जाता था। भूमि से होने वाली पैदावार, उसकी किस्म, भू राजस्व का निर्धारण का सबसे बड़ा आधार था। कारखानों के निजी स्वामी भी एक औद्योगिक कर देते थे। कृष्णदेव राय, ये इंपॉर्टेंट है, तुलुक वंश का महान शासक था। वह आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियों से विभूषित था। मैं क्वेश्चन बनाता हूं, निम्नलिखित में से कौन से शासक को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधियों से विभूषित किया गया था? नंबर 1 हर्षवर्धन, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 अकबर, नंबर 4 कृष्णदेव राय। अधिकतर लोग अशोक को लगा देंगे कि अशोक बहुत बड़ा था। इसमें अकबर को हटा के चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य लिख दो, समुद्रगुप्त एक नाम डाल दो, तो और आदमी कंफ्यूज होगा।
उसने बंजर व गैर कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है भाई, किस राजा ने ये किया था। साथ ही उसने विवाह कर जैसे अलोपी कर को भी समाप्त किया था। और स्टेटमेंट क्या बनेगा, दो स्टेटमेंट बनेंगे, उसमें दूसरा क्या होगा, कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर की जगह लोकप्रिय कर होगा, लोकप्रिय कर को लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमें लगेगा हो सकता है भाई नया नया कर लगा रहे होंगे पैसे के लिए। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। मैं इतने बढ़िया से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, आपने अभी देखा और आगे अभी और एक दो बनेंगे, अभी ये अंत नहीं है, अभी तो और पढ़ना है। उसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना की। यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। मैं दो स्टेटमेंट फिर बनाता हूँ। तुलुप वंश के शासक कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्यद की रचना की। दूसरा स्टेटमेंट, यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट होंगे, एक दो एक दो एक, कोई ना एक। आप वहाँ कहोगे इतना बड़ा शासक 5 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य थोड़ी लिखा होगा उसने, लेकिन लिखा था। ऐसे इस बार भी क्वेश्चन आया, जिन्हें लगता है कि नहीं सर ऐसा थोड़ी आएगा, इस बार महेंद्र वर्मन पे क्वेश्चन था। उनकी एक लिखी हुई कृति है, उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, अष्टदिग्गज। नवरत्न तो हम पढ़ते हैं, किसके दरबार में नवरत्न थे, अष्टदिग्गज भी हैं, उनको भी पढ़ना है आपको। और आपके जो भी नोट्स होंगे उसमें अष्टदिग्गज ना लिखवाए गए हों तो आप बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है अष्टदिग्गज। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे, कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे, व्यापारी थे। तो ये व्यापारी थे, घुमंतु व्यापारी आज भी हैं, बंजारे आज भी हैं, आपको दिख जाएंगे घूमते हुए। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से थे। बंजारा, लंबाड़ी, बंजारा, गौरमाटी भी कहा जाता है ऐसा समुदाय जिसे आमतौर पर घुमंतु समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है। आज भी सड़क पर पूरा अपना गृहस्थी लेकर निकलते हुए मिल जाएंगे। भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं, अभी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। बंजारे पारंपरिक रूप से बैलों नमक के आपूर्तिकर्ता व्यापारी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है बंजारा शब्द वनचर से आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा किसे निरूपित करता है, तो वही क्वेश्चन 2025 के प्रीलिम्स में ताज़ा क्वेश्चन आया हुआ है। रिपीट रिपीट रिपीट, जो मैं क्लास 7th आज सुबह ही फर्स्ट चैप्टर कराया है उसी में ये अरघट्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ इसका नाम रहट है और बाकायदा फिगर बना हुआ है। आप आज की सुबह मैंने कराया है 7th क्लास, बाकायदा बना हुआ है वीडियो, फर्स्ट चैप्टर उस पर लिखा हुआ है आराम से थंबनेल पे, आप जाकर उसे देखिए जाकर, वहाँ बाकायदा पिक्चर बनी है, रहट लिखा है, और 7th क्लास की एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया। 7th है, इसका मतलब 6th की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आप इंजॉय कर सकते हैं उसको देखकर। तो ये क्या है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील। मध्यकालीन भारत में अरघट्टा कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई। कागज कहाँ से आया था, सर्वप्रथम कागज कहाँ हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, चरखा, लोहे की रकाब, अन्य उपकरण। मुगल सम्राट पर बाबर ने 2 भारतीय यंत्रों को सूचीबद्ध किया था, जिनमें से एक था समय की गणना करने वाला यंत्र और दूसरा था किसका, मुगल सम्राट बाबर ने समय की गणना करने वाला यंत्र, दूसरा था सिंचाई का यंत्र। सिंचाई यंत्रों में 2 प्रकार के सिंचाई यंत्र थे, पहला साकिया या अरहट या रहट के नाम से जाना जाता था, दूसरा ढेकली के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अरहट, रहट, अरघट ये सब एक ही है। बाकायदा फोटो बना हुआ है 7th एनसीईआरटी
चैप्टर 1 आप अभी देखिए जाकर। 2015 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख है। एक तरफ मध्यकालीन भारतीय राज्य दिए गए, दूसरी तरफ वर्तमान का क्षेत्र। चंपक, दुर्गर, कुलूत। कई लोगों ने नाम सुने भी नहीं होंगे। कौन सा इसमें से सही है? चंपक, दुर्गर, कुलूत। देख लेते हैं। बी वाला सही है, यानी केवल 2 ऐसा है जो सही है। दुर्गर जम्मू में है, तो देखते हैं चंपक और कुलूत कहाँ है। दुर्गर राज्य जम्मू में स्थित था, किंतु चंपक व कुलूत क्रमशः मध्य भारत व मालाबार में अवस्थित नहीं थे, अतः केवल द्वितीय सही है। अब देख लेते हैं। हिमालय की तलहटी में 9वीं शताब्दी में कुछ पहाड़ी राज्यों का उदय हुआ। आपस में एक दूसरे के साथ युद्धों तथा मैदानों से लगातार छापों के बावजूद हाल के वर्षों तक इन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। चंपक, चंबा, दुर्गर जम्मू, कुलूत, कुल्लू, तिरगता, जालंधर, कुमाऊं आदि प्रमुख हैं। यानी ये सब हिमाचल और उधर ऊपर ही थे, हिमालय के तरफ। वर्तमान हिमाचल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जिन राजवंशों का शासन है, ऐतिहासिक ग्रंथों में पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नाम से जाने जाते हैं। चंपक, चंबा भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी रियासतों में से एक रही है, तो इस पे क्वेश्चन फिर से बन सकता है। कुल्लू वर्तमान में कुल्लू जिले का प्राचीन नाम था। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये इम्पोर्टेंट है, इसका वर्णन यात्रा वृत्तांत में किया है। जहां भी विदेशी चमक जाएं वहां पे आप अपना हाईलाइट रख लीजिए, क्योंकि विदेशियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे नूनीज हो, ह्वेनसांग हो, फाइयान हो, इत्सिंग हो, और जितने अरब व्यापारी थे, अरब लेखक थे, सब। मंगोल आक्रमण हो, आपका गजनी हो, ये सब जितने विदेशियों से आए। पहाड़ी रियासतों में एक महत्वपूर्ण दुर्गर जम्मू रियासतों का वर्ग था। झेलम व रावी नदियों के मध्य रियासतें रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी वो तुंगभद्रा की बात कर रहा होगा। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए सी, हरिहर प्रथम। हरिहर बुक्का की बात हो रही है, यानी फिर से किस साम्राज्य की बात हो रही है? विजयनगर साम्राज्य की। एक बार फिर से विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है आपको। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। कितना इंपॉर्टेंट विजयनगर आपने देख लिया होगा। एक तरफ पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य पूरा, एक तरफ केवल विजयनगर साम्राज्य। बराबर क्वेश्चन मिलेंगे। इसने अपनी पहली राजधानी अन्य गोंडी को बनाया, बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया, बाद में विजयनगर राजधानी बना, पहले अन्य गोंडी था। इस पे क्वेश्चन पूछते तो आधे लोग तो अपनी दिमाग की सारी नसें किनारे कर देंगे, भाई ये क्या आ गया। और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर यानी विद्यानगर शहर की स्थापना करने में हरिहर प्रथम को अपने भाई बुक्का, गुरु विद्यारण्य, वेदों प्रसिद्ध भाष्यकार सायण में प्रेरणा मिली। हरिहर प्रथम भवन संगम का पुत्र था। अमोघ वर्ष जो उसमें दिया गया है ना, एक अमोघ वर्ष भी दिया गया है, तो अमोघ वर्ष पढ़ लेते हैं। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का पुत्र था, जिसने मानखेड़ जिसे भी बोलते हैं को अपनी राजधानी बनाया। स्वयं कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा कविराज मार्ग। वीर बल्लाल द्वितीय होयसल वंश का एक प्रतापी शासक था। होयसल वंश हमने अभी पढ़ा। देवगिरी के यादव, मदुरई के पांडे, दक्षिण के कलचुरी, पश्चिमी के चालुक्य आदि पर जीत दर्ज की। प्रताप रुद्र द्वितीय काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक के सिपह सलार द्वारा वारंगल पर जीत दर्ज कर प्रताप रुद्र को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो तीनों इंपोर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये मैंने कल ही आपके बता दिया था। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। तो हमें पता है कि पहला तो गलत है, पहला गलत है, तो ये तीनों जयराम जी की। आंसर बी सही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। जी, बारूद जो है वह ये नहीं शुरुआत किए थे, इससे पहले था। कई लोगों को ये फैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी के आंसर की है, तो आप समझ सकते हैं गलत ही होगा। बाबर के आने के बाद एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई, तैमूरी या मुगल राजवंश।
तैमूरी राजवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर पितृपक्ष उमर शेख मिर्जा से तैमूर लंग की पीढ़ी का था, जबकि मुगल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मातृपक्ष कुतुब निगार की मंगोल चंगेज खां की पीढ़ी से था। अतः स्पष्ट है कि तृतीय कथन सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, फिर विजयनगर साम्राज्य आ गया, के बीच हुए युद्धों से किया गया। बाबर के आने के बाद बारूद का व्यापक प्रचलन प्रारंभ हुआ। व्यापक प्रचलन भले प्रारंभ हुआ, लेकिन पहली बार बहमनी और विजयनगर साम्राज्य ने इसका शुरुआत कर दी थी। स्थापत्य कला में मेहराब गुम्बद का प्रयोग बाबर से पहले दिल्ली सल्तनत के काल में बहुत से ज्यादा मात्रा में हो रहा था। मेहराब गुम्बद बाबा ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। ठीक है, 2014 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में महत्तर या पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये आपको पता होगा, सिंपल है, बी इसका ऑप्शन सही है। ग्राम मुखिया जो होते थे उन्हें महत्तर या पट्टिकल कहते थे। पूर्व मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, इसका प्रमुख महत्तर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे पट्टिकल कहते थे। प्रांतों को भुक्ति प्रदेश या भोग के रूप में प्रांतीय शासकों को ऊपरी गोप्ता या भूपति कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के शासकों को गोप्ता कहते थे। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था। जिलों को विषय कहते थे। सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। नगर प्रशासन प्रमुख अधिकारी को पुरपाल या नगर रक्षक कहते थे। नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहते थे। गांव के समूहों की इकाई की भी जानकारी मिलती है, जिसे पेट कहते थे। चलिए 2013 में प्रवेश करते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ, बाबर सत्तारूढ़ हुआ? फिर समकालीन पे क्वेश्चन है। बाबर सत्तारूढ़ हुआ तो गुरु नानक देव जी थे। दो सही होना चाहिए मेरे अनुसार। हाँ, बी सही है, क्योंकि गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। गुरु नानक का जीवन काल, नानक एक ईश्वर एकेश्वरवाद की विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। अब गुरु नानक देव जी के बारे में यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है। आडम्बरों की निंदा की है। दादू दयाल एक हुए, उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन था। जिनका जीवन काल 1544 से 1603 था। ईश्वर की एकता, गुरुमय की महिमा, हिंदू मुस्लिम में एकता पर बल दिया। लोधी वंश का पतन तो 1526 में हो गया, ये 1544 में इनका जन्म हुआ, तो कहाँ से इनके साथ में हो गया? त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद का है। ठीक है। कर्नाटक संगीत के महान भक्ति मार्गी कवि, संगीतज्ञ। तो हमने पूरा मिडाइवल खत्म कर लिया है। अब अगला पड़ाव आधुनिक भारत का होगा, और हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल दोनों खत्म हो गया। अब केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर साइंस टेक पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक हैं वह पढ़ेंगे। और आपका पूरा सिलेबस जो PYQ का है वो जल्दी खत्म कर देंगे। NCERT चल रही है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी में तो कमेंट करिएगा, हम जरूर उसको प्रोवाइड कराएंगे आपको। तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मैं कहता नहीं हूँ, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।